क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? आसमान में टिमटिमाते तारों को कैसे देख पाते हैं? बारिश के टाइम में बहुत खूबसूरत रेनबो बनती है, उसे कैसे देख पाते हैं? तो आप लोगों में से सबका एक ही जवाब होगा, भैया हम तो अपनी आँखों की वजह से आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या केवल आँखें ही रिस्पॉन्सिबल हैं सभी चीज़ों को देखने के लिए? क्या आँखों से ही हम सब कुछ देख पाते हैं? नहीं। हेलो एंड वेलकम। मैं आपका भाई आज से फिर आपके सामने आया हूँ आपके साइंस का एक बहुत प्यारा सा लेक्चर लेकर। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ आंखें रिस्पॉन्सिबल हैं सभी चीज़ों को देखने के लिए? अच्छा ठीक है, मानिए आप एक अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या उस टाइम आपकी आंखें कहीं चली जाती हैं? क्या आंखें तो उस टाइम भी रहती हैं, लेकिन आप अपनी आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो हम अपनी आसपास की चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब एक प्रॉपर अमाउंट में लाइट अवेलेबल हो वहाँ पे। मतलब कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँखों के साथ साथ लाइट की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट बताता हूँ मैं कि दुनिया में सबसे तेज़ पता है, सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है आपके मन को छोड़कर। मन तो भागता रहता है आपका मन, कभी चाउमीन खा लो, कभी पेटीज खा लो, कभी गेम खेल लो, आज पढ़ने का मन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं है तो मन को छोड़ दो। तो बाकी दुनिया में सबसे तेज़ अगर किसी की स्पीड है चलने की तो वो लाइट की है। ओके, तो लाइट की डिफिनीसन हो गई। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, उनको समझ लेते हैं। पहला टर्म है लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि सन हो गया, एक कैंडल हो गई और बल्ब हो गया हमारे रूम में लगा हुआ। तो ये सब अपनी लाइट खुद से इमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट इमिट करें उन्हें लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा टर्म है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ ही गए होंगे, जो अपनी लाइट नहीं इमिट करते हैं उन्हें नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक। ठीक है। और रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट देखो, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय लाइट। मतलब कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसके पाथ को डायरेक्शन के साथ, मतलब जो उसका पाथ है, दोनों को देखा जाए तो उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि एक सोर्स है कोई, ये ऐसे एक बल्ब समझ लेते हैं, यहाँ पे है एक बल्ब है, इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट रेज निकल रही है। मान लो इस रे को मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ये रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस अपनी कवर कर रही है, तो ये इसकी रे हो गई, ठीक है। दूसरा बीम ऑफ लाइट। जब रेज़ का बंडल ले लें या 10-15 रेज एक साथ ली जाए या ऑब्जर्वेशन किया जाए 10-15 रेज के ऊपर, तो उन्हें बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, तो जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग अक्सर टॉर्च और लाइट वाली चीज़ों के साथ खेलते रहते थे। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब किसी मिरर के ऊपर या किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर जब आप उस टॉर्च को उस लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो लड़ के किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती थी लाइट, या लड़कर वापस आ जाती थी। ठीक है, इसी फिनोमिनन को पता है रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो साइंस के बच्चे हैं, हम बचपन से ही साइंटिस्ट थे, है ना। लोगों ने तो बचपन से ही इतने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, चीज़ों को समझ रखा है। हाँ, बचपन से ही हम लोग बहुत शानदार बच्चे थे, है ना। I not study IIT, but IIT study. रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज मिरर आर सेंट बैक इनटू सेम मीडियम। मतलब इसका मतलब समझो, जैसे कि आप, ये कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, लाइट रे है, ठीक है। ये लाइट रे आती है, एक मिरर पर टकराती है, ठीक है, उसके बाद ये किसी एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। ये जो है, जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इस रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे। इस रे को जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर यहाँ पे ये लाइट रे टकरा रही है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ से नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल कैसे होता है? जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो मिरर से परपेंडिकुलर हो, मतलब इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम एंगल मेज़र करते हैं इस नॉर्मल से मेज़र करते हैं। तो इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है नॉर्मल से, ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ओके, और जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्शन का एंगल हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, रिफ्लेक्शन की फील लेने के लिए कुछ टर्म्स है, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला टर्म है इंसिडेंट रे।
देखो, द रे ऑफ लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, पीछे मैंने बताया समझ गए होंगे, लेकिन चलो मैं एक पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो पीछे मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझा दिया। अभी ये कुछ टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इंसिडेंट रे मैंने पीछे बताया कि रे ऑफ लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो रे गिरती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जिस जगह पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर वो रे टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मैंने नॉर्मल भी समझाया कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द मिरर्स एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन परपेंडिकुलर जो मिरर से परपेंडिकुलर खींची जाती है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब नॉर्मल से होते हुए जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इजी है, इसे मैंने पीछे बताया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें एक दो मैंने नोट्स लिखी हुई हैं, उसे भी समझना ज़रूरी है। ओके, तो नोट्स है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, मतलब जो सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो। अच्छा, ये पॉलिशिंग किसकी होती है? ये पॉलिश जो होता है सिल्वर के कंपाउंड की होती है, या पॉलिश्ड या सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है सारी लाइटें जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, कोई भी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। लेकिन वहीं पे देखा जाए कि अगर कोई ओपाक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो ये कुछ पार्ट जो है लाइट का एब्जॉर्ब कर लेती है और जो पार्ट बचे रहते हैं उसी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो गाइज़, हमने लाइट की डिफिनीसन देख ली, रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ लिया। अब कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, उन्हें हमें समझना होगा। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं आपके सिलेबस में। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, मैं इसे समझाने के लिए एक पेज उठा लेता हूँ, इसमें समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये अपना प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, मैंने एक सरफेस पॉलिश कर ली। ये किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर के कंपाउंड की। पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिल्वर के कंपाउंड से ये पॉलिश्ड होती है। अब पहला लॉ क्या बोल रहा है, चलो इस पर नॉर्मल बना लेते हैं। मैंने बोला था ना, एक नॉर्मल होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके? मिरर के। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए चली जाती है कुछ एंगल पे। तो मैंने क्या बोला था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाती है, और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में लाई करती है। और ये कौन सा प्लेन है? देखो, ये प्लेन मिरर जो है, इसके सामने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसके सामने एक अलग प्लेन होगा, इसके पीछे दूसरा प्लेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती है। ठीक है, प्लेन वाली चीज़ समझने के लिए मान लो ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज के सामने जो भी चीज़ें हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये पेन है, ये सारी चीज़ें इस प्लेन, इस पेपर के सामने वाले प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा नोट क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये मैंने समझाया, ये पहला लॉ था। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर दिया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 होगा। मतलब कि देखो, ये एक प्लेन मिरर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसी एंगल पर हम लोग नहीं डाल रहे हैं, किसी भी एंगल पर हम लोग इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब एंगल 0 करके कर रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, फिर ये 0 एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वापस इसी पे चली जाती है। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट की जा रही है लाइट को, द रिफ्लेक्टेड रे बाउंसेस बैक इन द सेम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, और वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे कॉन्साइड्स विद नॉर्मल। ठीक है, कॉन्साइड्स विद नॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल भी तो यहीं पे था जब मैंने बताया कि ये इंसिडेंट रे से आती है, रिफ्लेक्टेड रे से जाती है, तो ये नॉर्मल है। अगर लाइट रे इसी पे जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, तो इसी पे जा रही है, मतलब ये नॉर्मल है। तो क्या कहना चाह रहा है कि वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे कॉन्साइड्स विद नॉर्मल। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं एग्जाम में, ये वाली लाइन ध्यान रखनी है। और अगला जो इसमें फिनोमेना है वो है लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं, अगर आप अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनी है वो अपना दाहिना हाथ उठाती है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है,
उसी तरीके से आपने कई बार देखा भी होगा, अगर कोई आप पेज लेके जाते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है, अगर उसको आप मिरर के सामने रखते हैं तो सारे जो उसमें लेटर्स लिखे हुए हैं उल्टे दिखने लगते हैं। देखो जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है कि कैट लिखा है तो देखो ये उल्टा बन रहा है, फॉक्स लिखा है तो ये देखो क्या लिख रहा है। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले पेज पे चलते हैं। अभी तक जो भी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन के लॉ, ये सब किस के लिए पढ़ रहे थे हम लोग? प्लेन मिरर्स के लिए पढ़ रहे थे ना। तो प्लेन मिरर्स जो इमेज बनाती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं और इंपॉर्टेंट भी होती हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है मैंने, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर्स आर लेटरली इन्वर्टेड। मैंने बता दिया ना कि वो उल्टा दिखता है। अब बायाँ उठाओगे हाथ तो उसमें दाहिना हाथ इमेज जो है आपकी वो दाहिना हाथ उठाएगी। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड हैज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितने बड़े आप हैं, आप देखोगे कि मिरर के सामने खड़े होने पे जितने बड़े आप हैं इमेज भी उतनी बड़ी ही बनती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जितनी दूर पे आप खड़े होंगे इमेज से, मतलब मिरर से आप जितनी दूर खड़े होंगे, मान लीजिए आप मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर खड़े हैं दूर, जो आपकी इमेज बनेगी ना वो भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ये तीसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये चौथी और पाँचवीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सके, जो मिरर में बने लेकिन उनको स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन किया जा सके, ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, जो इमेज बनाती है प्लेन मिरर वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज होती है। ऐसा नहीं कि सिर ऊपर है तो इमेज आपकी सिर नीचे दिखने लगा, पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो होता है, वो कॉनकेव मिरर में होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, अगर इरेक्ट आ रहा है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, मैंने जो भी पढ़ाया है ये सारी नोट्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और इनको रिवीजन कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई बुक है ऑप्शनल एमसीक्यू टाइप की, या आप बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, एकदम जम के क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आपकी ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। ओके, तो हम लोग आ गए स्फेरिकल मिरर्स पे। देखो ये जो आज का लेक्चर है ना बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को चीज़ें पता भी होंगी, आपको आता भी होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना आने वाले लेक्चर्स में यूज होने वाली हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे अगर इन चीज़ों को आप पढ़े रहेंगे, तो आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो अच्छी हो जाएंगे। अगर इनमें आपसे गलती हो जाती है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इसलिए ये लेक्चर ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से समझना भी, और खुद से प्रैक्टिस भी करना, और बुक वगैरह भी पढ़ लेना। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, या आपके पास कोई एडिशनल बुक है तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान देना है। चलो ठीक है, फिर स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? देखो स्फेरिकल मिरर्स कुछ भी नहीं होते हैं। मान लो कोई स्फीयर है, हेलो स्फीयर है, वो भी ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है, थिन स्फीयर है ग्लास का। अगर उसमें से कुछ पोर्शन काट लिया जाए, मान लो ये हेलो स्फीयर है, ठीक है, ये ग्लास का एक स्फीयर है, हॉलो है, ठीक है, इसमें बीच में मटेरियल नहीं है, बस साइड साइड में। अगर इसमें से काट लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन काट लिया, ठीक है, और इसको मैंने ये काट के अलग कर लिया, इसका ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। अब इस जो एक कर्व्ड पार्ट है ना, ये कर्व्ड पार्ट जो इसमें से हमने स्फेरिकल मिरर से, ये स्फेरिकल ग्लास से जो हमने काटा है, ये कर्व्ड पार्ट स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर वो होते हैं जिनमें हमारी जो सरफेस जो पॉलिश्ड होती है ना वो बाहर होती है, और रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर की साइड में होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो अंदर की साइड होती है। अंदर साइड मतलब देखो ये देखो अंदर से केव नुमा बन रहा है ना, ये गुफा टाइप का दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये बाहर तो पॉलिश्ड रहेगी, रिफ्लेक्शन इसके अंदर वाली साइड से होगा, ठीक है। तो इसी को कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखो ये केव जो है ना, यहीं से, इस वर्ड से ही उठ रहा है, क्योंकि एक अंदर केव जैसा हो रहा है ना, तो इसमें से निकल रहा है कॉनकेव, ठीक है। और मैंने ये नीचे लिखा हुआ भी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। दूसरा अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो अंदर की जो लेयर होती है, मतलब अंदर में जो पोर्शन होता है, ये पॉलिश्ड रहती है, और जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है यहाँ बाहर कहीं होता है, ठीक है, बाहर कहीं होता है। तो ऐसे मिरर्स को जिसमें अंदर सरफेस पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, ऐसे मिरर्स को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, इनको समझिएगा, ठीक है। देखो ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको आप नहीं समझेंगे तो आप आगे गड़बड़ कर देंगे, और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अपर्चर क्या होता है? द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स। मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर था, है ना, स्फेरिकल मिरर था, ठीक है, मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। अच्छा ये बताओ, अंदर पॉलिश्ड है तो ये कौन सा मिरर होगा? सोचो,
अंदर पॉलिश्ड है तो कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। अगर अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तब कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। जो स्फेरिकल मिरर से हमने ये जो काटा पोर्शन, तो अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कहीं भी लाइट डालेंगे, कहीं भी लाइट डालेंगे, यहाँ मैंने लाइट डाल दी, यहाँ भी डाल दी, कहीं भी मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया तो रिफ्लेक्शन होगा। तो वो पोर्शन जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, वह पोर्शन स्फेरिकल मिरर का जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है या वो डिस्टेंस जितनी दूर में रिफ्लेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर का नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, कंफ्यूज नहीं होना है। किसका सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका सेंटर जैसे ही इसका सेंटर ये हो गया तो ये पोल है। ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सेंटर ये पोल हो गया। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो अभी एक पेज में मैं समझाता हूँ। ये अपने पास स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। इसको क्या बना दें, इसको चलो कॉन्वेक्स बना देते हैं। कॉन्वेक्स बनाने के लिए सरफेस अंदर में पॉलिश्ड रहती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। ठीक है। अब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इस पर कहीं भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। अब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मतलब अपर्चर का जो सेंटर होता है यहाँ पे, इसको पोल बोलते हैं। ओके। और ये जो स्फीयर है, ये जहाँ से मतलब कि पूरा स्फीयर बन रहा हो, जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर हो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं। तीसरा टर्म इसमें आता है प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाए, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और रेडियस ऑफ ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द हैलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये चौथा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से दूसरी पेन ले लेता हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता ही दिया, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो अपना छठवां टर्म है ये है प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस अलग अलग मिरर्स के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कॉनकेव मिरर में अलग तरीके से निकालते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में अलग तरीके से निकालते हैं। चलो मान लो अपने पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर में, चलो एक मिनट, ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, सोचिए एक बार। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरफेस पॉलिश्ड है वो बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ ये सरफेस पॉलिश कर ली मैंने। ठीक है। ओके, सरफेस पॉलिश्ड हो गई। अब इसका प्रिंसिपल फोकस निकालने के लिए कॉनकेव मिरर में ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन मैंने पीछे बताई, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाए उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मान लो एक लाइट की बीम जो है, जो यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर इस कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट की जाए तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो सारी जो पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, उनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है। उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो एक ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इस पे टकराई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे एक पॉइंट पे जाके टच हुई। ठीक है। दूसरी इंसिडेंट रे आई, यहाँ से टच होने के बाद फोकस पे जाके टच हुई। तीसरी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी जाके टच हुई। ऐसे ही चौथी आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाके टच हुई। तो ये जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये सारी रेज जाके टच हो रही हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये सारी इकट्ठी हो रही हैं, इसी को फोकस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने नीचे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, इफ़ ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन ए कॉनकेव मिरर, ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज एंड मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो
जिस पॉइंट पे ये टच हो रही हैं सारी, कन्वर्ज हो रही हैं सारी लाइट रेज, उन्हीं को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर, इसी वजह से कॉनकेव मिरर को क्या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, मतलब कि वो सारी जितनी लाइट रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर से अब रियल फोकस, अच्छा कॉनकेव मिरर रियल फोकस, रियल क्या होता है, अगर जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ठीक है, अगर इमेज की बात करें या ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर बात करेंगे इस लाइट वाले चैप्टर में, तो इंसिडेंट लाइट की जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में उस चीज़ की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि फोकस की बात कर रहे हैं या इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो इमेज या वो फोकस वो रियल होगा। तो कॉनकेव मिरर से रियल फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है प्रिंसिपल फोकस वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनते हैं और कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, आगे इमेज फॉर्मेशन में बताऊंगा आपको, तो उसमें बहुत अच्छे से यूज होंगे ये सारे टर्म्स। अब कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं बना लेता हूँ, इस बार मैं पेन से बनाऊंगा यार, पिछली बार बहुत मोटा हो गया, पूरा लेंदी हो गया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होती है, अंदर की तरफ होती है, केव की डायरेक्शन में होती है, हाँ, इसलिए उसको कॉनकेव बोलते हैं। अब चलो कॉन्वेक्स पे आते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स पे आ गए हम लोग, कोई इस पे भी अगर लाइट की कोई बीम अगर डाली जाए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली जाए, मान लो ये एक लाइट रे आ रही है, ओके, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, दूसरी आ रही है, ये भी चली गई, ऐसे तीसरी आ रही है और ऐसे चौथी आ रही है, और एक इधर से जो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, मैंने पीछे बताया, तो वापस चली जाएगी। तो ये तो डाइवर्ज हो जाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, ये बाहर की तरफ देखो निकाल दिया इसने। लेकिन अब इसको हम लोग अगर रिट्रेस करें इसका पाथ पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से, हम देखेंगे कि ये पीछे एक पॉइंट पे मिलती हुई हम लोग अपीयर होती है कि हाँ पीछे मिल रही है, लेकिन वो मिलती नहीं, एक्चुअली मिलती नहीं है। ये जिस जगह पे मिल रही है इसी को क्या बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने लिखा है, इफ़ ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्स and do not meet a principal axis but appears to meet a principal axis behind mirror। अच्छा ठीक है, अब ये मिरर के सामने लाइट की डायरेक्शन में मैंने क्या बोला, रियल कौन सा होता है, जिधर से लाइट आ रही है अगर उधर के ही पॉइंट की बात की जाए, वो चाहे इमेज का पॉइंट हो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट उस जगह पे रखा हो, कुछ भी अगर जिस टाइप जिधर से लाइट रे आ रही है उधर कुछ भी हो तो उसको रियल बोलते हैं। और इसमें बिहाइंड मिरर बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इस फोकस को क्या बोलेंगे, वर्चुअल, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग। अब जैसे कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस को उसको कन्वर्ज करा देती है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे, उसी को फोकस बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मिलने नहीं देता, वो उसको डाइवर्ज कर देता है। लेकिन हम लोग अब इमेज बनानी है हमें, अभी मैं आगे रूल्स बताऊंगा, इमेज बनानी है तो हम लोग उसके पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं पीछे डॉटेड लाइन से, तो अपीयर होता है कि हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है ऐसा लगता है, लेकिन मिलती नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उसका जो फोकस है कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा। समझ गए होंगे आप, है ना। जो अगला टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच में। अभी मैंने फोकस बनाना सिखाया आपको, और पोल आपको पता है कि अपर्चर जो होता है, रिफ्लेक्टिंग एरिया जितना होता है, रिफ्लेक्टिंग डिस्टेंस जो होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो पोल से और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये वाली टर्म क्लियर हो गई होगी आपको। चलो 8वें टर्म पे आते हैं, ये रियल इमेज। रियल इमेज मैंने बताया ना, रियल इमेज वो इमेज होती हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड की जा सके, या इंसिडेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रहा है अगर उधर से किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं तो रियल की बात करते हैं। देखो, और इमेज कब बनती है, इमेज फॉर्म एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, ठीक है। इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती हैं तो वहाँ पर इमेज बनती है। तो रियल इमेज का मैंने देखो लिखा है, इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड एट स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूँ। अगर रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी बनेगी। देखो ये खड़ा है ना, इसकी मुंडी ऊपर है
अगर ये कॉनकेव मिरर के सामने आ गया, कॉनकेव मिरर कैसा उसका फोकस होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस होता है रियल। और अगर कोई रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड होगी, इसकी मुंडी ऊपर है तो इमेज जो बनेगी उसकी मुंडी नीचे रहेगी, पैर ऊपर रहेगा, मतलब उल्टा लटका हुआ दिखेगा, है ना। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं की जा सके और ऐसा लगे कि मिरर में बनी हुई है, ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैंने क्या डिफिनीशन बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैंने क्या डिफिनीशन बताई थी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखा जाए तो देखा गया कि स्फेरिकल मिरर के लिए, मतलब कि कैलकुलेट किया लोगों ने, तो स्फेरिकल मिरर के लिए ये पाया गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना वो फोकस की दोगुनी होती है, या जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, ये इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपकी बुक में भी है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इस पर मैंने एक दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, आपको समझाता हूँ मैं करके। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, वाट इज इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अभी मैंने जो रिलेशन बताया कि रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकस की दोगुनी होती है, ये मैंने अभी पीछे रिलेशन बताया ना, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपके NCERT का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आर जो दिया है अपने को ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, फिर से डी क्वेश्चन है, आर बराबर 2f रखेंगे, है ना। तो आर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस पूछा है, फोकस निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। फिसड्डी क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये भी फिसड्डी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेगा, और एग्जामिनर क्या करता है हमेशा लैंग्वेज में ही कंफ्यूज करता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस वो लैंग्वेज में आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ी कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है, आ जाएगी, बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आप सबको आ जाएगी। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ क्या दे रहा है, एफ दे रहा है, कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड बाई कटिंग। अब देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलो ग्लास ऑफ स्फीयर, इतना देखने के बाद तो बच्चे का दिमाग जो है घूम जाता है, फंस जाता है कि अरे यार क्या पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकस की दोगुनी होती है। तो अपने को फोकस की वैल्यू दी हुई है 12 इंटू 2 कर दो तो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज़ आज इतना ही टॉपिक था, मैंने एक टॉपिक ख़त्म किया क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता और फिर आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने आज बेसिक चीज़ें बताई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इनको कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ, और कुछ बात भी करनी है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अभी नया चैनल है, आप नए आए होंगे तो देखो सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई चीज़ दूसरी पढ़नी है, कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, मैं ज़रूर उसको देखूँगा। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।